morning 12th class. Welcome to Booster Dose in Economics by Dhingra Sir classes. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको गवर्नमेंट बजट का एक मेजर पार्ट खत्म करा दिया था। आज उसी लेक्चर को हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गवर्नमेंट बजट के इनकम और एक्सपेंडिचर की पूरी डिटेल को स्टडी कर लिया था। गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट्स थे, एक रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट आता है। जिसमें रेवेन्यू बजट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का डिफरेंस होता है, और कैपिटल बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स का डिफरेंस होता है। लेकिन हमने एक टोटल रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चैप्टर के सारे की पॉइंट्स को एक सिस्टम में एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें ये आपके पास सारी एक पिक्टोरियल डिटेल आपको लास्ट मेरे वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन हो गई थी, जिसमें हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के सारे कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया था। उससे रिलेटेड हमारे डाउट डिस्कशंस भी कंप्लीट हो गए थे। अब सिमिलरली उसमें हमने एक्सपेंडिचर पार्ट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी इन कंटेंट्स में सारा ढंग से समझ लिया था। अब हम चल रहे हैं अपने बजट के अगले पार्ट पे, और अगले पार्ट पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। अब वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, अगर हम उसको समझें तो there are three types of government budget. So our next question, next topic is types of budget. And under types of budget we find there are three types of government budget, that is surplus budget, balanced budget or deficit budget. Surplus budget is a particular situation where government receipts are more than expenditure. Balanced budget is a situation where government income and expenditure are equal, or deficit budget is a particular situation where government expenditure is more than receipts. अब इसको थोड़ा एक प्रैक्टिकल सेंस में समझें तो घर में ये सरप्लस बजट कौन होता है? पापा, जो कमाता है लेकिन जितना कमाता है कभी उस हिसाब से खर्च नहीं करता। फिर आता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट कौन होता है घर में? ये होता है मम्मी। पापा के दुख में जब साथ खड़ी होती है तो सुख में भी सबसे ज्यादा ज्वेलरी कपड़े की रिक्वायरमेंट मम्मी की ही पूरी होती है। जस्ट एक फनी वे, डोंट नीड टू बी ऑफेंडेड, एक जस्ट एक फनी वे है एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का। और उस फनी वे में कॉन्सेप्ट है डेफिसिट बजट का, जिसमें कमाइयां तो कुछ है नहीं, खर्चे माशाअल्लाह, यानी कि आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया। और ये कौन होते हैं? आप लोग, बच्चे, स्टूडेंट। एक फनी एग्जांपल ले तो जब से आप पैदा हुए हैं खाए जा रहे हैं, कमाइयां तो कोई है नहीं, आपके एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उस हिसाब से इनकम कोई भी नहीं है। और ऊपर सरप्लस बजट क्या हुआ? आमदनी अठन्नी तो खर्चा चवन्नी, जबकि यहां पर आमदनी अठन्नी तो खर्चा रुपया। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ बजट, जो हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट को अपने सरप्लस बजट पर काम करना होता है। सिमिलरली जब इकोनॉमी में जो है डिफ्लेशन हो, मंदा हो, तो गवर्नमेंट को अपने डेफिसिट बजट में काम करना होता है। और एट प्रेजेंट ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशंस गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कुछ भी नहीं है और वो बहुत मिनिमाइज होती जा रही हैं। और इस टाइम इकोनॉमी को समझाने के लिए संभालने के लिए गवर्नमेंट को ये मैंडेटरी है कि वो अपने इस तरीके से एक्सपेंडिचर प्रोसीजर्स को करे, लोगों का एक सर्टेन मिनिमम रिक्वायरमेंट को मेंटेन रखे, ताकि इकोनॉमी में अनरेस्ट ना क्रिएट हो और इकोनॉमी सर्वाइव और रिवाइव होने में एक इजीली कंफर्टेबल फॉर्म में आगे बढ़ पाए। अब इसी प्रोसेस में हम आगे चलें तो आता है हमारा काइंड्स ऑफ डेफिसिट। जब एक इकोनॉमी डेफिसिट में होती है तो उसमें भी कई टाइप्स होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ डेफिसिट। तो डेफिसिट में हमारा सबसे पहला काइंड है रेवेन्यू डेफिसिट। अब
रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब गवर्नमेंट को टैक्स से जितनी कलेक्शन नहीं हुई उससे ज्यादा के उसने खर्चे कर दिए और गवर्नमेंट का डेफिसिट हो गया। सपोज गवर्नमेंट को टैक्स रिसिप्ट हुई 35 की, लेकिन उसके उस टैक्स को रिसीव करने में खर्चे हो गए 50, तो गवर्नमेंट का घाटा हो गया 15। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। इसके बाद अगला आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अब रेवेन्यू डेफिसिट जो था गवर्नमेंट के एक टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर था, लेकिन फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट के टोटल खर्चे आ जाते हैं और उसकी टोटल इनकम सोर्सेज आ जाती है, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों की हमने एक एग्जांपल वैल्यू ले ली 50-50, और जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स पहले की रिसिप्ट्स के अकॉर्डिंग ही, जो पहले हमने रिसिप्ट्स ली थी 35, उसी को कंसीडर करा, और इसमें कैपिटल रिसिप्ट्स हमने और ले ली 25। तो 35 और 25 60, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट 40। अब इस फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो एज इट इज ली, लेकिन हमने कैपिटल रिसिप्ट्स में नीचे लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरिंग, बोरिंग को छोड़कर। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की पूरी टर्मोलॉजी आ गई, लेकिन रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स पूरा आ गया, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स हमने पूरी नहीं ली, उसमें बोरिंग को छोड़ दिया। यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट रिकॉल करा रहा हूं कि हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर 3 कंपोनेंट थे, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज, जिसमें बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज को एक्सक्लूड कर दिया हमारे फिस्कल डेफिसिट के अंदर। आपकी लेक्चर कॉपी में ऑलरेडी ये फर्स्ट पेज पे नोट होगा, तो वहां देख सकते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स की हमने 3 कंपोनेंट में से बोरिंग को छोड़ दिया। भाई बोरिंग को क्यों छोड़ा? क्योंकि बेटा जी अगर हम बोरिंग को भी ले लेंगे तो फिर फिस्कल डेफिसिट्स तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि हम बोरिंग कब करते हैं, कितनी करते हैं? जितने हमारे खर्चे हमारी इनकम सोर्स से ज्यादा हो जाए, तो उसमें हमें बोरिंग करना पड़ता है, बोरिंग की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है। तो अगर हमने कैपिटल रिसिप्ट्स की 3 कंपोनेंट में से तीसरे कंपोनेंट बोरिंग को भी ले लिया, तो फिर फिस्कल डेफिसिट तो हमारा कोई निकलेगा नहीं। अब दूसरी यहाँ पर एक स्मार्टनेस बात ये आती है कि हमारी जो बोरिंग्स होती हैं और फिस्कल डेफिसिट होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है। यानी कि एक ये क्लू हो गया, एक क्रॉस चेक मेथड हो गया कि अगर कल को फिस्कल डेफिसिट ट्रिकी फॉर्म में अनदर वे में निकालना है, सो इट विल बी ऑलवेज इक्विवेलेंट टू बोरिंग रिक्वायरमेंट। सो फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू बोरिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम बोरो कितना करेंगे? जितना हमारा एक्सपेंडिचर हमारी रिसिप्ट से ज्यादा है। क्लियर? और वही हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है और उसी को हमें बोरो करना होता है, जिसको हम यहां पर एक्सक्लूड करके चलते हैं। बात समझ आ रही है? अब हमारा ये फिस्कल डेफिसिट हो गया जी 40, तो ये 40 का हमें घाटा हो गया। अब ये घाटा अच्छा है या बुरा है, या इस घाटे में कौन सी टर्मोलॉजी प्रोडक्टिव फॉर्म में हुई है और कौन सी टर्मोलॉजी इकोनॉमी में वेस्ट ऑफ मनी कहलाएगी? तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि ये जो 40 का हमारा घाटा हुआ, इस घाटे में जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है वो इस घाटे का सबसे बुरा पार्ट है, क्योंकि जो हमने नेट इंटरेस्ट पेमेंट करी वो हमने अपने पुराने कर्जों पे करी, हमने पुराने उधार ले रखे हैं। हम उधार तो चुका नहीं पा रहे, 1 करोड़ रुपए हमने उधार ले रखा है, वो तो चुका नहीं पा रहे, लेकिन हर महीने हम बस उसका 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं। तो उससे ना तो हमारी कोई लायबिलिटी कम हो रही है,
ना ही हमारा कोई एसेट बन रहा है। इस बात को हमने आपको यहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर समझाया था। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन किया था तो उसके अंदर ये नेट इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बेकार कॉन्सेप्ट था, क्योंकि नेट इंटरेस्ट पेमेंट करने पर ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो रही है, 1 करोड़ रुपए के लोन के ऊपर 1 लाख रुपए हर महीने दे रहे हो, आपकी कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही, और ना ही आपका कोई एसेट बन रहा है। तो इस तरीके से जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट के प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव पार्ट को क्लियर करता है। प्राइमरी डेफिसिट जो हुआ वो फिस्कल डेफिसिट का प्रोडक्टिव पार्ट हुआ, और जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है वो फिस्कल डेफिसिट के अनप्रोडक्टिव पार्ट को डिफाइन करती है। इन दैट वे आज के इस ओवरऑल लेक्चर में हमने सबसे पहले सीखा टाइप्स ऑफ बजट, और उस टाइप्स ऑफ बजट में सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट सीखा। और उसके बाद हमने सीखा काइंड्स ऑफ डेफिसिट, और डेफिसिट 3 काइंड्स का होता है। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये बताता है कि सरकार को टैक्स से कलेक्शन कितनी हुई और टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सरकार ने खर्चे कितने कर लिए। मान लीजिए, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि सरकार ने जो है एक फ्लाईओवर बनाया, उस पर टोल टैक्स लगाया। अब फ्लाईओवर बनाने हैं और टोल टैक्स की कलेक्शन से सरकार को कमाई हुई 35 की, लेकिन उस टोल टैक्स को कलेक्ट करने में, पुल को बनाने में सरकार के खर्चे हो गए 50, तो सरकार का घाटा कितना हो गया? 15। अब इसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के टोटल खर्चे और टोटल इनकम के सोर्स के बीच का डिफरेंस होता है, और उस सोर्स के डिफरेंस में जो घाटा होता है वो कितना प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव होता है वो हमारे इस प्राइमरी और फिस्कल डेफिसिट के डिफरेंस से पता चलता है, जिसके अंदर मेजर रोल प्ले नेट इंटरेस्ट पेमेंट का है। तो ये हमारे घाटे का अनप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, और ये हमारे घाटे का प्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो ये आज एक गवर्नमेंट बजट का एक और पार्ट हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। इसको आप देखें, समझें, और कोई दिक्कत है तो फिर मेरे साथ डाउट डिस्कशन में आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे दिस लेक्चर। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।